हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन अपना लेके चल रहे हैं और हम यहाँ पे मार्केट में जो भी बुक्स अवेलेबल हैं, उस सारी बुक्स के सारे मॉडल पेपर हम यहाँ पे वन बाय वन करके सॉल्व कर रहे हैं। और जानते रहिए कि ये हमारी सेकंड बुक चल रही है। तो चलिए यहाँ पे टाइम वेस्ट न करते हुए हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आदिकाल को चारण काल के नाम से किसने संबोधित किया। तो जानते रहिएगा, आदिकाल को चारण काल के नाम से दो लोगों ने संबोधित किया है। एक तो है डॉक्टर वियर्सन और दूसरे हैं राम कुमार वर्मा। तो हम यहाँ दोनों ऑप्शन में देखेंगे। यहाँ ऑप्शन जितने भी फोर हैं, इसमें कहीं डॉक्टर वियर्सन या राम कुमार वर्मा कहीं आए हैं, दो में से कोई। तो देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर देखिए डी में है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो राम कुमार वर्मा आ गए हैं, तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। और जानते रहिएगा, आदिकाल को और किन किन विद्वानों ने क्या नाम से या किस नाम से बुलाया, उसको भी थोड़ा सा यहाँ डिस्कस हम कर लेंगे। तो जानते रहिएगा, जैसा वो बताया गया कि डॉक्टर जो वियर्सन थे, जो डॉक्टर ग्रियर्सन जो हैं, इन्होंने चारण काल के नाम से बुलाया। उसी तरह से राम कुमार वर्मा जी जो हैं, इन्होंने भी आदिकाल को चारण काल भी कहा और इन्होंने संधि काल भी कहा। इन्होंने दो दो नाम दिए थे। फिर मिश्र बंधु की बात करें तो उन्होंने आदिकाल को आरंभिक काल कह के पुकारा। और जानते रहिएगा, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, इन्होंने आदिकाल को वीर गाथा काल की संज्ञा दी। और उसी तरह अगर राहुल संस्कृत्यायन की बात करें तो इन्होंने आदिकाल को सिद्ध सामंत युग की संज्ञा दी। और उसी प्रकार अगर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की बात करें तो इन्होंने आदिकाल को बीज वपन काल के नाम से संबोधित किया। और फिर बात करें अगर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की, तो इन्होंने आदिकाल को वीर काल कह के बुलाया। और आदिकाल को आदिकाल नाम जो दिया था वो दिया था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो जानते रहिएगा, आदिकाल जो नाम मिला था आदिकाल को, वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सबसे पहले इसका नाम आदिकाल से संबोधित किया था। जानते रहिएगा। सेकंड नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सी रचना रविंद्रनाथ टैगोर की है। देखो ऑप्शन ए में है गोरा, बी नंबर पे है राजऋषि, सी नंबर पे है चित्रा और डी में है उपयुक्त सभी। तो जानते रहेगा, इन चारों की बात जो यहाँ थ्री हमारे पास जो ऑप्शन है, अगर इनकी बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर की जो रचना है वो है गोरा। गोरा देखिए कहाँ, ऑप्शन नंबर ए। तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध उपन्यास तीसरी कसम का लेखक कौन है। तो जानते रहे, जो प्रसिद्ध उपन्यास जो है जिसका नाम है तीसरी कसम, यह उपन्यास है फणीश्वर नाथ रेणु जी का। तो देखें कहाँ है ऑप्शन, देखिए ऑप्शन नंबर सी में है फणीश्वर नाथ रेणु। तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जायसीकृत पद्मावत किस भाषा में लिखा गया। तो जानते हैं कि जो जायसी जी ने जो पद्मावत जो रचना लिखी थी, ये लिखा था उन्होंने अवधि भाषा में। अवधि देखिए कहाँ आया है, ऑप्शन नंबर बी। तो बी नंबर को हम क्लिक करेंगे। देखिए 10th नंबर क्वेश्चन में आ जाएंगे। जो भी क्वेश्चन अभी कट रहे हैं उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले जितना भी दिख रहा है पहले उसको डिस्कस कर लेंगे तब। देखिए 10th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हंस पत्रिका का संपादक कौन था। तो जानते रहेगा, जो हंस जो पत्रिका थी उसके संपादक थे प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। तो देखिए ऑप्शन कहां दिखा, ऑप्शन नंबर ए में है प्रेमचंद। तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रज भाषा का केंद्र कौन सा क्षेत्र माना जाता है। तो जानते रहेगा, जो ब्रज भाषा का जो मुख्य केंद्र माना जाता है वो है मथुरा। मथुरा देखिए कहां आया है, ऑप्शन नंबर डी। तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अद्भुत रस का अस्थाई भाव है, तो कौन सा है। तो जानते रहेगा, अद्भुत रस का जो अस्थाई भाव होता है वो होता है विस्मय। विस्मय देखिए कहां आया है, देखिए ऑप्शन नंबर ए। तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रस सूत्र की सबसे प्रामाणिक व्याख्याता है। तो किसने सबसे प्रामाणिक व्याख्याता है, ऑप्शन देख लेंगे, आचार्य सम्मत। और बी नंबर देखिए अभिनव गुप्त, सी नंबर पे है राजशेखर और डी में है जगन्नाथ। तो जानते रहिएगा, रस सूत्र की सबसे प्रामाणिक जो व्याख्याता है वो है अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त देखिए कहां है, ऑप्शन नंबर बी। तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुखमयंक सम मंजू मनोहर में कौन सा अलंकार है। तो जानते रहिएगा, मुखमयंक सम मंजू मनोहर में उपमा है, उपमा अलंकार। उपमा देखिए कहां आया है, ऑप्शन नंबर सी। तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि छंद के आदि आचार्य हैं। तो छंद के आदि आचार्य किसे कहा जाता है। देखिए ऑप्शन में है आचार्य दंडी, बी नंबर पे आचार्य पिंगल, सी नंबर पे आचार्य सम्मत और डी में है आचार्य विश्वनाथ। तो जानते रहिएगा, छंद के जो आदि आचार्य माने जाते हैं वो है आचार्य पिंगल। आचार्य पिंगल देखिए कहां है, ऑप्शन नंबर बी। तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे।
नेक्स्ट नंबर देखिए वो क्वेश्चन आ गया जो अभी तक कट रहे। देखिए फिफ्थ नंबर देखिए कुछ क्वेश्चन क्या करे कि निम्न में कौन छायावादी रचनाकार हैं। देखिए ऑप्शन में है कबीर, बी नंबर पे तुलसीदास, सी नंबर पे सूरदास और डी में है निराला। तो जानते हैं चारों की बात करें तो जो निराला जी जो है ये छायावादी रचनाकार हैं और निराला जी देखिए ऑप्शन नंबर डी में है। तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। और जानते रहिए कबीर दास जी हो गए, तुलसीदास जी हो गए, सूरदास जी हो गए, ये भक्ति काल के जो है कवि हैं, जानते रहिएगा। फिर देखिएगा सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वीर गाथा काल की कौन सी, वीर गाथा काल की कौन सी भाषा थी, मतलब वीर गाथा काल में जो भी रचनाएं लिखी गई वो किस भाषा में लिखी गई। तो जानते रहिए वीर गाथा गाथा काल की जो भाषा थी वो थी डिंगल पिंगल। डिंगल पिंगल देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर ए। तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए सेवन नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जयशंकर प्रसाद किस युग के लेखक हैं। तो जानते रहिएगा जो जयशंकर प्रसाद जी जो थे वो थे छायावादी युग के लेखक। तो छायावादी कहाँ आया है, देखिए आया है ऑप्शन नंबर सी। तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए एट्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अग्नि बीज किस विधा की रचना है। तो जानते रहिए जो अग्नि बीज जो है, जानते रहिए कि यह है उपन्यास, एक उपन्यास का नाम है। तो ये किस प्रकार की रचना है, ये उपन्यास, उपन्यास है, उपन्यास विधा की रचना है। तो उपन्यास देखिए कहाँ आया है, ऑप्शन नंबर ए। तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए नाइन्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिंदी में निबंध रचना का आरंभ किस युग को माना जाता है। तो फिर से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिंदी में निबंध रचना का आरंभ किस युग को माना जाता है। तो जानते रहिएगा हिंदी में निबंध रचना का आरंभ जो है वो भारतेंदु युग से माना जाता है। तो भारतेंदु युग देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उन्नति का संधि विक्षेप है। तो उन्नत का संधि विक्षेप क्या होता है। तो जानते रहिएगा उन्नत का जो संधि विक्षेप होता है वो होता है उत धन नति। तो उत धन नति कहाँ आया है, देखिए है उत धन नति आया है, ऑप्शन नंबर सी। तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रत्येक में कौन सी संधि है। तो जानते रहिएगा प्रत्येक जो शब्द है इसमें जो संधि है वो है यण संधि। यण संधि देखिए कहाँ आया है, देखिए ऑप्शन नंबर ए। तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कमल का पर्यायवाची शब्द है। तो कमल का पर्यायवाची शब्द कौन है, देखिए ऑप्शन में है राजीव, बी नंबर पे है मनोज, सी नंबर पे है सुरेश और डी में है मयंक। तो जानते रहिएगा कमल का जो सही पर्यायवाची है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए राजीव। तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। और जानते रहिएगा सुरेश जो है ये इंद्र का पर्यायवाची है और जो मनोज आया है ये कामदेव या मदन के पर्यायवाची है। और जो यहाँ पे आया है मयंक, मयंक जो है ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। और उसमें पूछा था कमल का, तो कमल का हमारे पास एक ही है वो है ऑप्शन नंबर ए। और देखिएगा हमारा देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमृत, अमृत का पर्यायवाची शब्द है। तो अमृत का पर्यायवाची क्या शब्द है, देखिए ऑप्शन में है पीयूष और बी नंबर पे है सुधा, सी नंबर पे है अमी और डी में है उपयुक्त सभी। तो जानते रहिएगा अमृत का जो सही पर्यायवाची है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों ही है। तो जानते रहिएगा पीयूष भी अमृत का पर्यायवाची है, सुधा भी अमृत का पर्यायवाची है, अमी भी अमृत का पर्यायवाची है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी, डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 20 नंबर 20 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हवाई किले बनाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। तो हवाई किले बनाने का जो है क्या मतलब होता है, देखिए ऑप्शन ए में है झूठ बोलना, बी नंबर पे है पीछे पढ़ना, सी नंबर पे है झूठी कल्पनाएं करना और डी में है अधिक परिश्रम करना। तो जानते रहिएगा हवाई किले बनाना, हवाई किले में जिसे कहते हैं कि वो तो हमेशा हवा में बातें करता रहता है। हवा में मतलब कि झूठी कल्पनाएं, मन में ही कल्पनाएं गढ़ते रहना, कुछ करना नहीं बस सोचते ही रहना, तो उसको बोलते हैं झूठी कल्पनाएं करना। तो जो ऑप्शन हमारा जो सी है झूठी कल्पनाएं करना, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए क्या 21 नंबर देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लाल पीला होना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। देखिए ऑप्शन में घबराना, बी नंबर पे क्रोधित होना, सी नंबर पे रंग बदलना और डी में है बीमार होना। तो जानते रहिएगा जैसे आपने सुना होगा कि कोई कहते हैं कि वो तो बात बात पे लाल पीला पड़ जाता है। लाल पीला पड़ जाना मतलब कि बात बात पे नाराज हो जाना, गुस्सा आ जाना, क्रोधित हो जाना, बहुत ही अग्रेशन आ जाना उस पर। तो जानते रहिएगा लाल पीला जो होना का मतलब होता है वो तो बहुत क्रोधित हो जाना, क्रोधित हो जाने को बोलते हैं। तो क्रोधित होना देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 22 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में अशुद्ध शब्द, मतलब हमें शुद्ध को नहीं ढूंढना है, अशुद्ध कौन सा लिखा है ये देखना है। देखिए ऑप्शन ए में है उपयुक्त, बी नंबर पे है उपरियुक्त, सी नंबर पे है उपरयुक्त और डी में है उक्त। तो जानते रहिए कि इन सभी की बात करें जो रॉन्ग है, जो गलत है, अशुद्ध जो है वो आया है ऑप्शन नंबर जो बी है उपरियुक्त नहीं होता, बल्कि जो सी नंबर पे उपरयुक्त लिखा है, उपरयुक्त जो होता है सी में जैसे लिखा उपरयुक्त वो आधा रा लगा के लिखा जाता है, रा में ई की मात्रा लगा के नहीं। तुम्हारा
बी नंबर जो है वो ऑप्शन जो हो जाएगा, जो बी नंबर हमारा वो रॉन्ग हो जाएगा। और जानते रहिएगा उपरयुक्त जैसे हमने लिखा है, जानते रहिएगा और जो शब्द यहाँ पे उनका क्या मतलब होता है, थोड़ा सा उसका भी मतलब समझ लेते हैं। जानते रहिएगा जैसे पहला है उपयुक्त, उपयुक्त का मतलब होता है ठीक, सही। और अगर बात करें जो हमारा थर्ड नंबर पे है सी नंबर उपर्युक्त, उपर्युक्त का मतलब होता है ऊपर का। और जो नंबर हमारा डी है उक्त, उक्त का मतलब होता है कहा हुआ या कथित। तो जानते रहिए शब्दों का मतलब भी थोड़ा जानते रहिएगा। फिर देखिएगा हम यहाँ आ जाते हैं नेक्स्ट में 23 नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सम्मान, सम्मान शब्द का विपरीतार्थ शब्द है, विपरीतार्थ कहें या विलोम कहें बात एक ही है। तो उसका विलोम कौन सा होगा? देखिए सम्मान है तो सम्मान का मतलब होता है किसी को आदर देना, और सम्मान का जो उल्टा होता है वो होता है अपमान। तो अपमान देखेंगे हम कहाँ आया है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। E2 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में तत्सम शब्द है, तो तत्सम कौन सा है? देखिए ऑप्शन ए में है हरस, बी नंबर पे है हरख, सी नंबर पे है हर्ष, और डी में है हर्ष, इसमें भी आया। तो जानते रहिएगा इन चारों की बात करें जो सही हमारा जो तत्सम है वो है ऑप्शन नंबर सी हर्ष। तो हर्ष देखिए ऑप्शन नंबर सी, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिएगा यहाँ 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो वस्तु दिखाई न देती हो उसके लिए एक शब्द है, तो क्या है? देखिए ऑप्शन में है दृश्यमान, बी नंबर पे है अदृश्य, सी नंबर पे है सदृश, और देखिए डी में है दर्शनीय। तो जानते रहिएगा जो वस्तु दिखाई ही नहीं देती उसे हम बोलते हैं वो गायब हो गई है, और गायब होने को ही हम शुद्ध भाषा में अगर कहें तो उसे बोलते हैं अदृश्य हो जाना। अदृश्य होना मतलब गायब हो जाना। तो अदृश्य देखिए कहाँ आया है, ऑप्शन नंबर बी, तो बी नंबर को हम क्लिक कर दें। तो मे भी आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे जो भी यहाँ पे 25 नंबर हमने क्वेश्चन यहाँ डिस्कस किया। अगर सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप कमेंट जरूर करें कि वीडियो आपको कैसे लग रही है। तो चलिए आज की रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।